डार्क वॉइस अनन्या चैनल पर आपका स्वागत है। सच्चे और रहस्यमय हॉरर इंसिडेंट के लिए तैयार हो जाइए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी राघव की है। उनकी उम्र लगभग 28 या 29 थी। वो बिहार भागलपुर के एक छोटे से प्राइवेट बैंक में क्लर्क थे। उनकी फैमिली में उनके मम्मी पापा, उनकी एक छोटी सी बहन थी रिया, जो अभी कॉलेज पढ़ रही थी। राघव के पिता एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थे, जो दिन भर चुपचाप अखबार पढ़ते और शाम को सारा समय मंदिर में गुजारते। राघव के चेहरे पर हमेशा तो मुस्कान नजर आती, पर उनके दिल में एक भारी बोझ था और इसकी वजह उनकी मम्मी थी। उनकी मम्मी का नाम शांति देवी था, जिनकी एज 45 के आसपास होगी। राघव की मम्मी का स्वभाव हंसमुख और लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल जाने वाला था, पर 3 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। कभी कभी वो रातों में घंटों खिड़की को बैठकर ऐसे घूरती जैसे किसी अदृश्य चीज को वो देख पा रही हूँ। राघव आज भी उस दिन को नहीं भूल पाए जब सब कुछ ही बदल गया। 3 साल पहले की बात है। शांति जी का मायका उत्तर प्रदेश कानपुर में था। उनकी कज़न सिस्टर की शादी थी और शादी में उन्हें भी जाना था। शादी में जाने के लिए उन्होंने अपनी फेवरेट पीले कलर की साड़ी पहनकर ट्रेन से रवाना हुई। मॉर्निंग की ट्रेन थी, लेकिन कानपुर पहुंचते पहुंचते उन्हें दोपहर हो गई। स्टेशन से उनके मायके का रास्ता बहुत ही लंबा था और धूप भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन एक शॉर्टकट भी था जो आम के घने बगीचे से होकर जाता था। दोपहर का टाइम होने की वजह से वह उसी शॉर्टकट रास्ते को लेने का डिसाइड करती हैं। अकेली थी वो उस आम के बगीचे में, पर उन्हें कोई डर भी नहीं था क्योंकि दिन का समय था। बगीचे से जब वो गुजर रही थी, तभी उनकी नज़र अपनी दाहिने तरफ गई। वहाँ आम के पेड़ के नीचे एक औरत बैठी थी, बिल्कुल वैसी ही पीले रंग की साड़ी और सर पर घूंघट डालकर। पहले तो शांति देवी थोड़ा डर गई, लेकिन फिर सोची भला हो गया, कोई तो साथी मिल गई। उन्होंने सोचा शायद ये भी उसी साइड किसी गांव में जा रही है। शांति जी मुस्कुराईं और चलने लगी। तभी वो औरत भी उठी और धीरे धीरे शांति जी के पीछे पीछे चलने लगी। जैसे ही शांति जी ने देखा तो वह औरत उनके पीछे पीछे ही आ रही थी, लेकिन कुछ तो अजीब था। जब शांति जी रुकती, वो भी रुक जाती, और जब वो चलती तब वो औरत भी चलने लगती। पर दोनों में दूरी थी 10-15 कदम की। पहले तो उन्होंने इस बात को अनदेखा किया, लेकिन थोड़े टाइम बाद शांति जी को बेचैनी महसूस होने लगी। वो सोचने लगी कि आखिर ऐसी कौन होगी जो घूंघट तक नहीं उठा रही। यहाँ तो आसपास कोई है भी नहीं। फिर इस बात को इग्नोर करते हुए वो आगे चलती रही, लेकिन वो औरत, उसकी भी चाल ठीक वैसी ही जैसी शांति जी की। धूप बहुत ज़्यादा थी, इसलिए शांति जी रुकी पानी की बोतल निकालने के लिए, क्योंकि चलते चलते उन्हें प्यास लग गई थी। वो औरत भी रुक गई, पर जैसे ही उन्होंने उस औरत की तरफ देखा, वो औरत दूर खड़ी घूंघट में से बस उन्हें ही देखे जा रही थी। उनका दिल जोर से धड़का। 2 या 3 मिनट बीते। शांति जी अब तेज चलने लगी। वो डर के मारे पसीने पसीने हो गईं। पीछे से वो आहट जो रुक रुक कर उन्हें सुनाई दे रही थी। अब उनका सब्र टूट गया। उन्होंने पीछे मुड़कर गुस्से में बोला, क्या तुम बार बार रुक रही हो? मेरे साथ चलती तो सही रहता।
अकेली औरत को क्यों डरा रही हो? वो औरत रुक गई और धीरे धीरे फिर शांति जी की तरफ देखी और मुस्कुराकर बोली, मुझे इसी बात का इंतज़ार था। चलो अब साथ चलते हैं जिंदगी भर के लिए। और इतना ही बोलकर वो गायब हो गई। उस दिन शांति जी को अपने मायके पहुंचने में शाम हो गई और सब कुछ सामान्य ही लग रहा था। लेकिन अगले ही दिन लौटने के वक्त उनकी आंखें एकदम से लाल हो गईं। राघव जब अपनी माँ को स्टेशन पर लेने आए तो एक पल के लिए अपनी माँ की आंखें देखकर वो डर से गए। फिर उन्होंने इसकी वजह पूछी तो उनकी माँ ने कहा कि शायद ट्रेन में आँख में कुछ चला गया होगा और हंसकर इस बात को टाल दी। लेकिन घर पहुँचते ही सब कुछ बदल गया। रात रात तक खिड़की के बाहर राघव की मम्मी बैठकर कुछ देखती, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बुला रही है। जब घर के लोगों ने ये बात नोटिस की तो राघव के पिता ने एक तांत्रिक जी को बुलाया। तो उसने बताया कि इनके ऊपर समय की परछाई ने कब्जा कर लिया है। जिन्हें समय की परछाई के बारे में नहीं पता, दोस्तों, समय की परछाई कोई साधारण परछाई नहीं मानी जाती। यह एक रहस्यमयी और डरावनी धारणा है जिसका जिक्र कई पुरानी लोक कथाओं और तांत्रिक मान्यताओं में मिलता है। माना जाता है कि जब किसी जगह पे समय से जुड़ी कोई भयानक घटना, अधूरी मौत या कोई नकारात्मक ऊर्जा रह जाती है तो उसी शक्ति को समय की परछाई कहते हैं। समय की परछाई एक छाया की तरह होती है जो अक्सर अकेले लोगों पर हावी होती है। वह आप जैसा ही रूप धारण करके आपका पीछा करती हैं और जैसे ही आप उनकी किसी बातों का जवाब देते हो या आप उस परछाई से डर जाते हो, तब वह परछाई आपके शरीर में वास करने लगती है। महीने 2 महीने तक उनके घर अलग अलग ओझा, पंडित, तांत्रिक बाबा आते रहे, पर सबने हाथ खड़े कर लिए और अब इस बात को 3 साल बीत गए। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर राघव का दिल टूट गया। वो नौकरी पर तो जाते, पर उनके मन में हमेशा अपनी माँ को लेकर टेंशन बनी रहती। धीरे धीरे राघव की टेंशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वह ड्रिंक करने लगे और ये ड्रिंक की आदत उनकी बढ़ती चली गई। राघव के एक दोस्त जिनका नाम अजय था, जिनका घर भागलपुर के एक मोहल्ले में ही था। अजय के घर बेटा हुआ था। पूरे मोहल्ले के लोग उनके घर पर थे। सभी खुशी मना रहे थे। छत पर नाच गाना हो रहा था। राघव भी वहाँ अपनी मम्मी के साथ गए थे। मोस्टली लोगों ने वहाँ पर खुशी के टाइम पर ड्रिंक कर रखी थी। राघव के भी बहुत सारे दोस्त वहाँ आए थे, जिस वजह से उन सब ने भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली। तभी बाहर से ढोल बजने की आवाज़ आई। बच्चे के जन्म पे किन्नर आते हैं अपना आशीर्वाद देने के लिए और बधाई मांगने के लिए, और बच्चों को लंबी उम्र का आशीर्वाद देते हैं। किन्नरों ने छत पर धमाल मचा दिया। ढोल की आवाज़ें, नगाड़ों की आवाज़ और उनकी ऊंची सुरों वाली गायकी से पूरा माहौल गूंज उठा। लेकिन शराब की महफिल में जश्न जल्दी ही बिगड़ जाते हैं। अजय के चाचा, जो कि पहले से ही काफ़ी पी चुके थे, वो अचानक से चिढ़ गए। उन्होंने जेब से कुछ नोट निकाले और किन्नरों की तरफ फेंक दिए और बोले, बस हो गया, इतना ही काफ़ी है, अब आप सब लोग जाओ। पर इतनी छोटी सी बात धीरे धीरे कब बहस में बदल गई किसी को पता ही नहीं लगा। इतने में उन किन्नरों की टोली में से जो उनकी मेन हेड थी, जिनका नाम लक्ष्मी था, उन्होंने चाचा जी को
साइड कर दिया हल्का सा धक्का देकर। और राघव जो नीचे से ये सब देख रहा था, वो नशे में था ही और गुस्से में भी, और कहीं ना कहीं उसके माँ की अधूरी पीड़ा। वो गुस्से में चिल्लाता हुआ छत पर आया। उसने आकर लक्ष्मी पर हाथ उठा दिया। झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इस झगड़े में जैसे ही लक्ष्मी ने गुस्से में राघव का टी शर्ट पकड़ा, राघव खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा और इसी चक्कर में राघव ने लक्ष्मी को धक्का दे दिया। वहाँ छत पर रखे एक पत्थर पर उस लक्ष्मी का पैर पड़ता है और वो वहाँ से फिसलकर छत से सीधे नीचे गिर गई। सभी लोग दौड़कर नीचे आए, पर अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। नीचे सड़क पर बस खून ही खून था। लक्ष्मी का सर फटने की वजह से उसकी सांसें वहीं थम गईं और उसकी वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। राघव, जो कि ये सब देखकर सदमे में अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गया। पुलिस आई, केस हुआ, लेकिन किन्नरों का तो अपना ही कानून होता है। वो श्राप देकर चली गईं कि इनका परिवार अपनी हर गलती की सज़ा ज़रूर भुगतेगा। दिन बीते और पुलिस ने बहुत समय बाद इस केस को क्लोज भी कर दिया, पर अब इस कहानी की असली शुरुआत होने वाली थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ख्याल रखें अपना और अपनों का। हम फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ।